चलो शुरू करें। एक बार आप लोग देख लीजिए, इसको दिख रहा है? तो हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक में धमाल मचाने जा रहे हैं, ठीक। और आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करेंगे। हाँ, जैसे अभी अभी पता चला है कि इससे पहले का जो वीडियोज है वह बिना माइक का शूट हो गया, उसमें थोड़ा कम साउंड है, कोई बताया सर। अरे देख लीजिएगा एक बार। हम लोग इससे पहले के वीडियोज में क्या किए थे कि फ्रांस की क्रांति से शुरू किए थे, याद है? फ्रांस की क्रांति से जो घटना शुरू किए थे, तो फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति के बाद डायरेक्टरी का शासन आया, ठीक। डायरेक्टरी के शासन के बाद नेपोलियन आया, और उसमें हम लोगों ने देखा कि नेपोलियन ने कैसे पूरे यूरोप को एक करने का, एकीकरण करने का कोशिश किया। नेपोलियन के द्वारा ही इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना फैली, प्रसार हुआ उसका, ठीक। और धीरे 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 यूरोप में भी राष्ट्रवाद की भावना विकसित होने लगी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ, ठीक। और नेपोलियन को पराजित जब किया गया तो उसे सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया, जहां 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। कितना में नेपोलियन मर गए? 1821 में। कौन मर गया? नेपोलियन। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट। तो अब हम लोग देखते हैं नेपोलियन के मरने के बाद यूरोप की क्या स्थिति होती, ठीक है? चलिए अब हम लोग देखते हैं मेटरनिख, एक नया आदमी आएगा, नाम सुने हुए हैं आप लोग। मेटरनिख का उदय और मेटरनिख युग, ये पूछता है बिहार बोर्ड के मैट्रिक में, पूछता है ना कि मेटरनिख युग क्या है, ठीक है? आइए हम लोग अब जान रहे हैं इसको। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में जो गैप यानी शून्य पैदा हुआ, उसे ऑस्ट्रिया के चांसलर काउंट क्लेमेंस वोन मेटरनिख, क्या नाम था पूरा उसका? काउंट क्लेमेंस वोन मेटरनिख, ठीक है? कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। कभी कभी बच्चा बोल देता ऑस्ट्रेलिया, है कहाँ का चांसलर? ये ऑस्ट्रिया का चांसलर है। अब देखते हैं नेपोलियन के पतन यानी नेपोलियन के हारने के बाद यूरोप में अब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कोई अगर आ रहा है, वो कौन है? मेटरनिख। कौन है? मेटरनिख कहाँ का चांसलर है? कहाँ का? ऑस्ट्रिया का चांसलर है। तो आइए अब हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, याद रहना चाहिए। वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस कब हुआ? हो गया। अब इसमें देखते हैं कि आखिर वियना कांग्रेस, कांग्रेस मतलब होता है सम्मेलन। कांग्रेस मतलब क्या होता है? तो वियना कांग्रेस का मतलब क्या समझेंगे? वियना में क्या हुआ? सम्मेलन। और वियना का किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना में क्या होगा? सम्मेलन। तो इस सम्मेलन में किसका दबदबा रहेगा? मेटरनिख का। किसका दबदबा रहेगा? अब सुनो क्या कहता है। नेपोलियन द्वारा ध्वस्त व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? मेटरनिख ने किया। क्लियर है?
यानी नेपोलियन ने क्या किया था, हाँ, वो पुरानी जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी यूरोप की, उसको बर्बाद कर दिया और नेपोलियन ने अपनी व्यवस्था बनाई थी। ठीक, नेपोलियन के पतन के बाद, हाँ, अब क्या करेगा मेटरनिख, नेपोलियन के द्वारा स्थापित व्यवस्था को समाप्त करेगा और फिर से पुरानी व्यवस्था को लाने का प्रयास करेगा। क्लियर। अब इसमें देखते हैं कि मेटरनिख का प्रमुख सिद्धांत क्या सब था। तो पहला सिद्धांत क्या है, वैधता का सिद्धांत। क्या है, क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी। ये क्या है सुनो, वैधता यानी नेपोलियन के आने के बाद सारे राजवंश को खत्म कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था ना यूरोप से। अब मेटरनिख क्या करेगा, उन सारे राजवंश को फिर से स्थापित करेगा, कानूनी मान्यता देगा, वैधता प्रदान करेगा। क्लियर। ठीक, तो क्रांति से पूर्व के राजवंशों में जैसे फ्रांस में बुर्बो वंश, बुर्बो वंश कहाँ था, फ्रांस में, इसको सत्ता सौंप दी गई, यानी फिर से पुरानी व्यवस्था स्थापित हो रही है। दूसरा, शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। फ्रांस की सीमाओं को इस प्रकार घेरा गया कि वह भविष्य में फिर से किसी दूसरे देश पर आक्रमण न कर सके। फ्रांस की सीमा को चारों बगल से घेर दिया गया। ठीक है। पुरस्कार और क्षतिपूर्ति, जो भी देश नेपोलियन को हराने में योगदान दिया, मेटरनिख का साथ दिया, उन्हें क्षेत्रीय लाभ दिए गए। यानी नेपोलियन के बाद यूरोप का जो भूमि का बंटवारा होगा, हम पढ़े हैं हम लोग, फिर पढ़ेंगे, उसमें उन देशों को ज्यादा महत्व दिया गया जो नेपोलियन को हराने में मेटरनिख का साथ दिया था। दमनकारी नीति क्या है, मेटरनिख क्रांति के विचारों का कट्टर विरोधी था। क्या था, जो तानाशाह रहता है वह कभी नहीं चाहता है कि लोग क्या करें, क्रांति करे। क्रांति का यह कट्टर विरोधी था। कौन, मेटरनिख। उसने क्या किया, मीडिया और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, सेंसरशिप लगा दिया। किसने, किस पर प्रतिबंध लगा दिया, मीडिया और प्रेस पर। क्यों लगाया, क्योंकि मीडिया और प्रेस सही बात न लिख सके। क्लियर। ठीक, गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया मेटरनिख के द्वारा, सीबीआई, सीआईडी, ईडी सब लगा दिया गया। और पता करो कि मेटरनिख का विरोधी मेटरनिख के खिलाफ क्या साजिश कर रहा है। ठीक, और विश्वविद्यालय पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए, जैसे कार्लसबाद आदेश के द्वारा विश्वविद्यालय पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। छात्रों को राजनीति में भाग लेने से रोक दिया गया, छात्रों को जागरूकता को सीमित कर दिया गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, मेटरनिख। कौन कर रहा है, जोर से बोलो, माइक में आवाज आना चाहिए। कौन कर रहा है, कहाँ का चांसलर था, कहाँ का चांसलर था, कौन था चांसलर। और मेटरनिख ने किस व्यवस्था को समाप्त किया, किसकी व्यवस्था को समाप्त किया, नेपोलियन का। नेपोलियन कहाँ का राजा था, फ्रांस का। कहाँ का राजा था, जोर से बोल, खा के नहीं आया है, सोमवारी था कल, ठूस ठूस के आई है खुशी और पायल, तब भी आवाज नहीं निकल रहा है। मनीषा तीनों ठीक, फरीन, सगुफी, नाजिया, मानते ही लोग रोजा में है।
नहीं आया है। तो तुम दोनों जो रात भर ठूस ठूस के खाई है, मुंह में आवाज नहीं आया है? चलो पहले ये बताओ, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? फिर से बोलो। इस समय में राजा कौन था? लुई। क्रांति के बाद किसका शासन आएगा? डायरेक्टरी का। किसका? किसका? डायरेक्टरी कहां शासन करेगा? कहां करेगा? फ्रांस में। क्रांति कब होगी? 1789 के बाद किसका शासन आएगा? डायरेक्टरी का। डायरेक्टरी के शासन के बाद किसका शासन आएगा? नेपोलियन का अंत किस युद्ध में होगा? वाटरलू के युद्ध में। किस युद्ध में होगा? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन का अंत हो जाएगा। तो किसका उदय होगा? मेटरनिक का। मेटरनिक कहां का चांसलर होगा? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का राजधानी कौन है? वियना। वियना में कांग्रेस कब होगा? 1815 में। याद हो गया? ठीक। मेटरनिक ने कौन कौन काम किया? पहला काम वैधता का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा काम शक्ति का। तीसरा काम, क्लियर हो गया? मेटरनिक ने क्या किया? दमनकारी नीति अपनाई, प्रेस सब पर प्रतिबंध लगा दिया, विश्वविद्यालय पर प्रतिबंध लगा दिया, छात्रों को राजनीति में भाग लेने से रोक दिया। रोका। इतना देर जो हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़े रिवीजन कर लो। हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट नाम याद रहेगा। कौन था ये? फ्रांसीसी क्रांति का विस्तारक और सैन्य नेता कौन था? याद हो जाएगा। हाँ, मेटरनिक कौन था? हाँ, निरंकुशता और पुरानी व्यवस्था का रक्षक। नेपोलियन किस विचारधारा को मानता था? राष्ट्रवाद, समानता, कानूनी संहिता। मेटरनिक टेम्पू था। प्रतिक्रियावाद, सामंतवाद और क्रांति का। नेपोलियन का प्रभाव कब से कब तक? ये क्या कहलाया? क्लियर है? ये क्या कहलाया? कब से कब तक? बोलो, 2 क्वेश्चन बन गया शॉर्ट में। नेपोलियन युग, इसलिए याद रहेगा। ठीक। और 1848 में जब फ्रांस की क्रांति होगी, एक बार फ्रांस की क्रांति 1830 में होगी, फिर 1848 में होगी। 1848 की क्रांति के बाद मेटरनिक युग समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बढ़िया है। आगे चलिए, अब डिसीजन देखते हैं। ठीक, सुनो। नेपोलियन के पतन ने जहां यूरोपीय साम्राज्यवाद के प्रथम बड़े दौर का अंत कर दिया, वहीं मेटरनिख ने अगले 3 दशकों तक, 30 साल तक, 15 से 48 तक यूरोप की राजनीति को पुरानी व्यवस्था में बांध कर रखा। हालांकि मेटरनिख क्रांति के जिन विचारों यानी राष्ट्रवाद और लोकतंत्र को दबाना चाहता था, वे विचार 1848 की क्रांति में फिर से ज्वालामुखी की तरफ फट गए और मेटरनिख को वियना छोड़कर भागना पड़ा। अंत में तानाशाह को भागना ही पड़ता है। तो मेटरनिख भी लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का विरोधी था और यह लगातार 30 साल तक क्रांति को दबाए रखा। लेकिन 1848 में जब फ्रांस की जनता ने क्रांति का मूड बना लिया, हमने इससे पहले बताया था ना कि जनता मूड बना लेती है तो क्या करेगी? सीधा खींच लेगी फांसी। जब जनता ने 1848 में मूड बनाया तो मेटरनिख को फ्रांस छोड़ के, यूरोप छोड़ के क्या किया? भाग गया वो। वियना कांग्रेस 1815 के बाद
आधुनिक यूरोपीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक सम्मेलन था। इसमें नेपोलियन के पतन के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? ऑस्ट्रिया के चांसलर क्लेमेंस वोन मेटरनिख ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के द्वारा युद्धों से अस्त व्यस्त हुए यूरोप में शांति और पुरानी व्यवस्था को कायम करना। इतना तक में आप लोगों ने नेपोलियन और मेटरनिख दोनों चीजों को समझ गए बढ़िया से। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन आंसर भी काम करेगा। वैधता का सिद्धांत हम लोग पढ़ लिए हैं, शक्ति संतुलन का सिद्धांत हम लोग पढ़ लिए हैं, पुरस्कार और क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, इसको आज थोड़ा सा चेक करते हैं और फिर अगले वीडियो का आप लोग इंतजार करेंगे। तो आइए वियना कांग्रेस में थोड़ा सा अंदर जाते हैं। ठीक, क्या सब होता है? प्रतिक्रियावादी और पुरातन पंथी दृष्टिकोण। यह सम्मेलन क्रांति के प्रगतिशील विचारों जैसे स्वतंत्रता, पूछ देगा, स्वतंत्रता, समानता और यह राष्ट्रवाद है लेकिन बंधुता भी ले लो। इसका नारा किसकी क्रांति का देन है? फ्रांस की क्रांति का। किसकी क्रांति? कौन सा नारा था? बंधुता। ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य यूरोप को 1789 से पहले की स्थिति में लाना था। वैसी स्थिति यूरोप में जिसमें कि अभिजात वर्ग यानी कुलीन वर्ग, चर्च और निरंकुश राजतंत्र का प्रभाव था। मेटरनिख वही चाहता था फिर से वो सारी पुरानी व्यवस्था स्थापित हो और नेपोलियन के द्वारा स्थापित व्यवस्था समाप्त हो। ठीक, अब आ जाओ, देखो वैधता का सिद्धांत, यानी नेपोलियन ने जिन राजवंशों को फ्रांस से खत्म कर दिया था, वियना कांग्रेस के बाद मेटरनिख ने फिर उसी राजवंश को सत्ता सौंप दिया। ठीक, कैसे? ऐसे समझिए कि नेपोलियन ने जिन पुराने राजवंश को सत्ता से बेदखल कर दिया, मेटरनिख ने पुनः उनके राज्यों को सिंहासन पर बैठा दिया। जैसे फ्रांस, स्पेन और नेपल्स में कौन वंश आ गया? नेपोलियन भगा दिया था सबको। ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रूस में फिर से पुराने शासक को अधिकार दे दिया गया। यानी नेपोलियन की व्यवस्था खत्म, मेटरनिख की नई व्यवस्था शुरू। अब शक्ति का संतुलन क्या? फ्रांस को देखो किस तरह से घेर दिया। भविष्य में फ्रांस या कोई अन्य देश यूरोप पर हावी ना हो सके, इसके लिए सीमाओं का पुनर्गठन किया गया। कैसे? देखो, फ्रांस को 1792 की सीमाओं के भीतर सीमित कर दिया गया। यानी फ्रांस जो 1792 के बाद युद्ध में जो जमीन जीता था, वो सारा जमीन फ्रांस से छीन लिया गया और फ्रांस के चारों ओर शक्तिशाली राज्यों का घेरा बना दिया गया। कैसे? जैसे उत्तर में नीदरलैंड और दक्षिण में पीडमोंट और सार्डिनिया। अब फ्रांस चाहकर भी अपना प्रसार विस्तार नहीं कर सकता। क्लियर? यहां तक। अब आओ तुम लोगों का मजेदार चीज यहां है। अब पुरस्कार देगा, क्षतिपूर्ति देगा। यानी नेपोलियन को हराने में जिन जिन देशों ने मेटरनिख को साथ दिया, अब मेटरनिख उसको क्या करेगा? अवार्ड देगा। क्या सब अवार्ड दिया? देखो, ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में यूरोपीय औपनिवेशिक क्षेत्रों को आपस में बांट लिया। हम लोग पढ़े हैं, बांटा है ना? कैसे? रूस को क्या मिला? प्रशिया को क्या मिला? ऑस्ट्रिया को क्या मिला? लैम्बार्डी और वेनेशिया।
ब्रिटेन को क्या मिला? माल्टा और सिलोन बट गया। जो सब नेपोलियन को हराने में मेटरनिक का सहयोग किया था उस सब को क्या मिला? पुरस्कार भी मिल गया। ठीक, अब यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था की स्थापना होगी। क्यों? तो यूरोप में शांति बनाए रखने और भविष्य के किसी भी क्रांति या विद्रोह को दबाने के लिए महान शक्तियों का एक अस्थायी गठबंधन बनाया गया। इसके तहत समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन की शुरुआत हुई। ये था वियना कांग्रेस के बाद की व्यवस्था, जिसमें कि वियना कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे तो वियना कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? कहाँ का था चांसलर? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में शक्ति संतुलन और निरंकुश राजशाही की वैधता का सिद्धांत क्या था? प्राचीन राजवंशों की पुनः और इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ा? अगले लगभग 40 वर्षों तक यूरोप में किसी बड़े महाद्वीपीय युद्ध को रोक दिया। कौन रोक दिया? वियना कांग्रेस। कौन रोका? वियना कांग्रेस ने यूरोप में लगभग 4 दशकों तक किसी बड़े युद्ध को रोके रखा, लेकिन राष्ट्रीयता और जनतंत्र की जिन भावनाओं को दबाने का प्रयास किया गया वे अंततः 1830 और 1848 के क्रांतियों के रूप में सामने आ गई। ठीक, आज हम लोग इसको यहाँ पर रोक के रखते हैं और एक बार आप लोग फिर से 2 वीडियो यहाँ पर अपलोड हो चुका है, एक बार बढ़िया से देखेंगे तो मुझे लगता है यूरोप में राष्ट्रवाद से आप लोगों को सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगला हम लोग 1830 और 1848 की क्रांति को पढ़ेंगे, फिर सारा क्वेश्चन आंसर पर भी डिस्कशन करेंगे और इसी में आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाए। ओके, ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।